हाँ, एक इसमें चैप्टर है अपन सूर्य ग्रहण की भी थोड़ी चर्चा। मैंने ये भी बात की कि सूर्य और चंद्रमा अमावस्या को एक साथ दिखे उदय होते हैं लगभग। तो कभी कभार सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कम होते हैं, चंद्र ग्रहण बहुत ज़्यादा होते हैं। कारण चंद्रमा बहुत छोटा पिंड है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में कभी कभार ही आ पाता है। और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देना बंद होता था और उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो वो सूर्य बहुत बड़ा है, फिर भी सूर्य ग्रहण क्यों हो जाता है? चंद्रमा तो छोटा है। कारण है कि चंद्रमा हमारे नज़दीक बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर दूर कोई चीज़ हो तो सूर्य को वो नहीं रोक पाएगी, पर अपन आँख के पास ही कोई ले आए तो पूरा सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है। बड़ी से बड़ी चीज़ एक छोटी सी उंगली की वजह से दिखाई देनी बंद हो जाती है, क्यों? वो नज़दीकी की वजह से। तो ये सूर्य और चंद्र ग्रहण की अपन ने थोड़ी बात की। चंद्रकला के हिसाब से भारत में पखवाड़े हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष उसको कहते हैं जो चंद्रमा घटता हुआ होता है, पूर्णिमा के बाद के पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा छोटा होने लगता है, होते होते एक दिन पूरा दिखाई देना बंद होता है, वो है अमावस्या। ये कृष्ण पक्ष है। फिर जिस दिन नया चंद्रमा दिखाई देता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, उसको अच्छा माना जाता है। चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात्रि में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। इसका कारण साफ है कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो सीधी गर्मी आती है और सर्दी भी एकदम ज़्यादा आ जाती है। दूसरा, पानी भी इसको प्रभावित करता है। जैसे समुद्रों के किनारे कम ठंड और कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि वो जल्दी गर्म नहीं होते और जल्दी ठंडे नहीं होते। तो चंद्रमा तो कोरा धरातल है, न तो वायुमंडल है न जल मंडल है, इसलिए वो वहाँ पर ठंड भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। इसलिए वहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में 29 दिन तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन में चक्कर लगाता है, जबकि उसका अक्ष का जो है वो ज़्यादा है, 29 दिन का है। अब अपने इनमें क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच जो एक बहुत बड़ा वलय है, एक चूड़ी वलय होता है, जैसे टायर होता है, उसकी तरह जो वलय है वो है क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टिका है। और उसमें असंख्य छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह, जिन्हें अवान्तर भी ग्रह भी कहते हैं, ये एक मलबा टाइप है, धूल के कणों की तरह, बहुत सारा अंधकार टाइप, वो सारा का सारा वो भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो इसलिए उसको भी सौर परिवार का हिस्सा माना जाता है। अब है उल्का पिंड। उल्काएं धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े हैं। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। किसी ग्रह का टुकड़ा तो टूटता है तो वो उसका उपग्रह बन करके उसके चारों ओर उसकी कक्ष स्थापित हो जाती है, उसका परिभ्रमण हो जाता है शुरू, तो वो तो उपग्रह बन जाता है। परंतु ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये जो धूमकेतु है, इनके जो टुकड़े टूटते हैं वो उनके गुरुत्वाकर्षण से अलग हो जाते हैं, उनके चारों ओर चक्कर नहीं निकालते, क्योंकि वो छोटे पिंड है और इसलिए वो उनको गुरुत्वाकर्षण में बांध कर रख नहीं सकते। चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर ही राउंड करेगा, कहीं नहीं भागेगा, इसका निश्चित पथ है, परिभ्रमण पथ है। इसी प्रकार बाकी के उपग्रह उनके भी पथ हैं, परंतु इनके जो टुकड़े होते हैं वो उल्का के रूप में कई बार पृथ्वी के धरातल की तरफ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खींच के चले आते हैं, कभी बृहस्पति पर चले जाते हैं, कभी मंगल पर चले जाते हैं, जहाँ आसपास होते हैं उनके गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रभाव में आकर के और वहाँ भागते हुए जाते हैं। और वो जब कई बार हमारे जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो लंबी एक पूंछ टाइप दिखाई देने लग जाती है उनकी, क्योंकि वायुमंडल के घर्षण से आग उगलती है। वायुमंडल का जो घर्षण होता है, उनकी स्पीड तेज होती है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, बहुत तेज गति से। अपन सोचते हैं कि अगर अपन भी अगर 50 मंजिल से गिरेंगे तो यहाँ आएंगे तो स्पीड तेज हो जाएगी, तो वो तो काफ़ी बड़े पिंड है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ जाते हैं। प्रभाव में आते ही उनकी स्पीड पृथ्वी की तरफ तेज होती है,
तेज स्पीड में जब आते हैं तो हवा का घर्षण होता है, घर्षण बल से आग निकलती है, तेज तपिश पैदा होती है। उस तपिश की आग की वजह से उनकी चमकती हुई, और वो धीरे धीरे कई अनेक जो उल्काएं हैं, जो पिंड हैं, वो वायुमंडल की वजह से बिखर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। कभी कभार कोई उल्का पिंड, छोटा टुकड़ा पृथ्वी तक पहुंच जाता है, उसे उल्कापात कहते हैं, उसे कहते हैं उल्कापात। वो पृथ्वी पे जहाँ भी गिरता है वहाँ गड्ढा पड़ता है, और समुद्र, ज़्यादातर बड़े समुद्र है पृथ्वी पर, जो ज़्यादातर तो समुद्रों में ही पड़ेगा, संभावना बहुत कम रहती है। और इसके इस प्रकार जो है वो पृथ्वी पर गड्ढे बढ़ जाते हैं, और ये उल्कापात कहलाता है। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर सौर परिवार का पूरा हुआ। इस पे इतनी चर्चा हो सकती है। अब अपने बच्चों से जो भी प्रश्न चाहे, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बड़ा ग्रह कौन सा है, शुक्र, पृथ्वी के बराबर आकार का ग्रह कौन सा है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, इस प्रकार के कई क्वेश्चन अपन बना सकते हैं इस चर्चा के आधार पर। और हमारे घर के 5-4 बच्चे हैं, तो उनमें से कोई किसी के जवाब देता है, कोई नहीं देता है, तो ये एक वापस पुष्टि मिल जाती है हमें कि हमने जो चर्चा की, हमने जो बच्चों को समझाने का प्रयास किया, चंद्रकलाओं को समझाने का प्रयास किया, उसके सारे क्वेश्चन अगर अपना हाथों हाथ उनसे करते हैं, तो मैं तो क्या है कि कक्षा में पढ़ाता हूँ तो क्वेश्चन पुटअप कर नहीं पाता हूँ, सुन नहीं पाता हूँ, इसलिए क्वेश्चन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, मुझे जवाब भी नहीं मिलते हैं क्यों मैं सुन ही नहीं पाता हूँ उनकी बात, तो बड़ी दिक्कत रहती है। ज़्यादातर तो मुझे बच्चों को खड़ा करना पड़ता है कि उसने क्या जवाब दिया, तुम बोर्ड पर लिख तो मुझे पता चले कि उसने ये जवाब दिया, मैं तो सुन ही नहीं पाता, ये दिक्कत हो जाती है। तो आप तो सुन पाते हो, इसलिए काफ़ी प्रश्न पूछ करके, और ये सारी पृथ्वी की स्थिति कहाँ पर है, कौन कौन से ग्रहों के बीच में, ये सारे क्वेश्चन इसमें अभ्यास में दे रखे हैं। आगे अपन अगला चैप्टर अब भूगोल खगोल का नहीं लेकर के कोई दूसरा चैप्टर देखूंगा मैं, इसमें कौन सा लिया जाना चाहिए, हिस्ट्री या सामाजिक का। हाँ, मैंने कहा ना, नियमित रूप से लेंगे तो अपन पाषाण काल की तरफ बढ़ेंगे। अब मनुष्य जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर और मनुष्य तक का की यात्रा। अगर अब अपन यहाँ तो कोई ऐसी कोई बात आई नहीं है। सियाग जीवन जी धन्यवाद, आप तो वो रोज़ बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताई आपने। हाँ, आपको ठीक लगी तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी सार्थक हुआ, मेरा बोलना बेकार नहीं गया। मैं इसे YouTube पर भी अपलोड करता हूँ, ज़रूरत पड़े तब बच्चे देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। हरदीन जी मेरा कहते हैं सराहनीय कदम, साथ में शिक्षण कार्य, बच्चों के भविष्य को संवारने का सार्थक प्रयास। हाँ, जितना हो सकता है अपन करते हैं। ये भविष्य तो आपको अपने घर के बच्चों को समझाना है, बड़े बड़े बच्चों को भी समझा सकते हो, और घर की औरतों को, बुजुर्गों को भी चंद्रकलाओं के संबंध में यह चर्चा की जा सकती है अगर उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है तो। हालांकि वो तय हो गया, पुण्य में तो पूरा दिखाई देगा, इसमें क्या है, पुण्य को पूरा क्यों दिखाई देता है ये भी तो तय होना चाहिए। ये अमावस्या को क्यों नहीं दिखाई देता है, क्यों सूर्य ग्रहण होता है, कि ये जिज्ञासा ही मन में होनी चाहिए। ये नहीं है कि कैलेंडर में लिखा हुआ है सूर्य ग्रहण इसलिए होता है, तो कैलेंडर तय थोड़ा ही करता है सूर्य ग्रहण को। तो ये सारी अगर जिज्ञासाएं हैं तो उन जिज्ञासाओं को शांत करें। ये जानकारियाँ जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी रहती है। रेखा राम जी क्या शानदार जानकारी दी सर जी। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा, इस सब के लिए धन्यवाद, आपका अच्छा सहयोग मिल रहा है। शाम का 17 ठीक लगे तो आप इसे शेयर करें, और मेरा YouTube चैनल है इसी नाम से, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहाँ पर और वीडियो आप देख सकते हैं, आराम से मिल जाते हैं। और शाम का 17 जो है वो है आज ओशो के जीवन पर परिचय से संबंधित। कल जहाँ तक हुआ था उससे आगे शुरू करना है। ठीक है, धन्यवाद, राम राम, प्रणाम, नमस्कार।